नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात यूपी टेट का फॉर्म आ चुका है। आप सभी लोग इसको फॉर्म को फिलअप करिए और मन से यूपी टेट की तैयारी करिए। और हमारे विजेता ग्लोबल स्टडी में यूपी टेट के जो भी सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का पूरा कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। आप मन से पढ़िए, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज हमारा यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट का पहला क्लास शुरू कर रहे हैं हम। जैसा कि देखिए, हम सबसे छोटे से छोटे पहले हम ध्वनि वर्णमाला से चलेंगे। जैसा कि पहला हेडिंग है हमारा, ध्वनि किसे कहते हैं। तो यहां देखिए, ये लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यहां जोड़ दीजिए मौखिक इकाई। मौखिक मतलब जो केवल बोल करके समझा जाए, सुना जाए, उसी को मौखिक बोला जाता है। कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को केवल बोल सकते, सुन सकते हैं। ठीक। अब कह रहे हैं कि ध्वनि का यानी ध्वनि के बाद हमको वर्ण को समझना है। वर्ण क्या है? तो कह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न किया जाए, मतलब जिनको टुकड़ों में न बांटा जाए, उसी को हम वर्ण कहते हैं। और कह रहा है कि वर्ण को हम लिख भी सकते, पढ़ भी सकते और देख भी सकते हैं। वर्ण की विशेषता क्या है? वर्ण को हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब कह रहा है, जैसे कि देखिए यहां पे हम लिखे कि क, ठीक है, तो क में कितने वर्ण छुपे हुए हैं? तो देखिए यहां पे क प्लस अ, क प्लस अ, यानी कि दो वर्ण। यानी कि इस समय कितने वर्ण? दो वर्ण हैं। दो वर्ण। कितने वर्ण? दो वर्ण। और यही दो वर्ण, अब इनको हम इससे ज्यादा छोटा नहीं बना सकते, इससे टुकड़े नहीं कर सकते अब, ठीक है ना। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। और कह रहा है कि इन्हीं वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप में, जब इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित रूप में हम रख देते हैं उनके स्थान के अनुसार, तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां देखिए, अब क्या है कि व्यवस्थित, जो वर्णों का व्यवस्थित रूप है, उससे पहले कह रहा है कि वर्णों के प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, यहां पे ये है अपना पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि स्वर हम उसको बोलते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो किसी अदर वर्णों के, किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। वो अपने आप पे निर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, अं, अह। ठीक।
अब यहाँ पे ये पहला प्रकार है वर्ण का कि जिनको हम स्वर कहते हैं। परंपरागत तौर पे ये कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। परंपरागत तौर पे कितने होते हैं? 13 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। लेकिन मूलतः इनकी संख्या हम कितना मानते हैं? 11 मानते हैं मूलतः। अगर कोई भी हिंदी का प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम 11 ही मानते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और इनको जो ये हमारे अंग अह हैं, ये स्वर में काउंट नहीं किए जाते, स्वर में इनकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इनका नाम है अयोगवाह। वाह, ठीक है। यानी कि ये योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, लेकिन वाह मतलब साथ साथ चलते हैं। अयोग्य हैं लेकिन साथ साथ चलते हैं, किसके? स्वरों के साथ भी और व्यंजन के भी साथ। इसलिए इनको, इन दोनों वर्णों को, अंग और अह को हम अयोग वाह नाम देते हैं। और इनका ही प्रकार होता है, एक को यानी कि अंग को अनुस्वार, यानी अंग को क्या नाम देते हैं? अनुस्वार नाम देते हैं। आइए देखिए, पहला है इसको, अंग को। अंग को हम नाम देते हैं अनुस्वार। इसको अनुस्वार नाम से भी जानते हैं। और ये जो अह है, अह, अह, इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। विसर्ग, इनको किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते? अयोगवाह। अयोगवाह आपको अभी अभी हमने बता दिया कि योग मीन्स होता है जो हमारे अनुकूल है, लेकिन अ जो है लग गया उपसर्ग, तो ये बोल रहा है अयोग्य, मतलब हमारे योग्य नहीं। अर्थात ये अंग और अह स्वर हो या व्यंजन, इन दोनों में ये योग्य नहीं है। बट परंतु ये वाह मतलब साथ साथ, यानी स्वरों के भी साथ और व्यंजन के भी साथ चलते हैं। जैसे हम लिख दिए कंगन, देखिए लिखिए कंगन, तो क्या है ये क्या है हमारा? ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन के बाद आएगा अंग, ठीक है। इस व्यंजन वर्ण के बाद ये अंग का मात्रा आ रहा है, तो ये अनुस्वार जो है व्यंजन के बाद आ रहा है। ये सह मानी वाह, ये इसके साथ चल रहा है बाद में। और यहाँ पे अगर एक वर्ड लिख दें अंगूर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है स्वर और स्वर के बाद ये अनुस्वार आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अनुस्वार को हम न तो व्यंजन कह सकते हैं और न ही इनको हम स्वर कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे प्रातः, प्रातः, यहां देखिए प्रातः में तो के बाद ये विसर्ग आया है, ये ह जिसका उच्चारण हम ह करते हैं, जैसे प्रातः, तो ह को, ह का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ व्यंजन का काम कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो है स्वर का काम करने लगता है। इसलिए ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और ये अयोग वाह है। अर्थात न इनको हम स्वर में रख सकते हैं और न ही इनको व्यंजन में रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और कुछ। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि वर्णमाला के सभी वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो आप देखिए इस पूरे वर्ण को, अ के बाद आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी,
बड़ी ई के बाद छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, ऐसे क्रम में रखे हैं। कभी हम ये नहीं कह सकते कि कभी हम ये नहीं कह सकते कि अ के बाद ए आता है, ऐसा नहीं क्रम में रखते हैं। कभी इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अ के बाद आ आता है, अ के बाद क्या आता है, आ आता है, आ के बाद ई आता है। तो हम जब उनको व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये क वर्ग है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ। यहाँ देखिए एक वर्ण छूट गया है य। उसके बाद ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, फिर त थ द ध न, फिर प वर्ग में है प फ ब भ म, फिर अंतस्थ व्यंजन ये है अपना य र ल व, फिर ऊष्म व्यंजन में श श श ह। ठीक है, ये और यही मूल हमारे व्यंजन होते हैं, यही क्या होते हैं, मूल व्यंजन हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ देखिए, यहाँ ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में हमारे 4 वर्ण आते हैं। पहला छत्री वाला छ, त्र, फिर ज्ञ, फिर श्र। और ये किन किन अक्षरों से, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये स्वतः नहीं बने हुए हैं, ये किसी न किसी वर्ण की सहायता से बने हुए हैं। जैसे ये छ जो है वो क और ये फरुआ स अर्थात मूर्धन्त स से मिलकर के बना हुआ है, ये छ। फिर यहाँ त्र है जो कि त और र से मिलकर के बना हुआ है, ये त्र हो गया। ज्ञ किन किन अक्षरों से बना हुआ है, तो ज और इयों से। यहाँ किससे मिलके बना है, इयों से। इयों से बना हुआ है। फिर ये स्र बड़ा स और र से मिलकर के बना हुआ है, ये स्र हो गया। इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और देखिए जैसे आपको हमने बताया कि स्वरों में जैसे स्वरों में अगर प्रश्न में काउंट में पूछा जाए कि बताइए स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। इनको हम काउंट नहीं करते, गिनते नहीं है, ये अयोगवाह हैं। उसी तरह से हमारे जो व्यंजन हैं, व्यंजन उस समय अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण कितने होते, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। और ये जो संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ स्र, इनको हम व्यंजन में, मूल व्यंजन में नहीं रखते हैं। ठीक है, और द्विगुण एक और होते हैं, आपको द्विगुण व्यंजन मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए ये है अढ़ और एक है अड़, इनका नाम देखिए यहाँ पे लिखा भी है द्विगुण व्यंजन। देखिए यहाँ पे ये है हमारा अड़ और ये है अढ़, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। अर्थात जो दो तरह का गुण रखता हो। यहाँ पे देखिए ड का काम कर रहा है, यहाँ पे ढ का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अड़ का काम कर रहा है, यहाँ पे अढ़ का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक पहला है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं, परंपरागत तौर पे 13 होते हैं, लेकिन मूलतः हम जो है 11 मानते हैं। ठीक है, अब हमारे व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो मूलतः हमारे 33 वर्ण होते हैं। अब आइए आगे के पृष्ठों को देखते हैं। अभी तो हमारे जो व्यंजन के 2 प्रकार, वर्णों के 2 प्रकार जो बताए हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अभी हम व्यंजन वर्ण को रोकते हैं और स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पहले जीभ के आधार पर, दूसरा मुख के खुलने के आधार पर, और तीसरा है ओष्ठ के आकार पर, यानी ओष्ठ हमारा कब वृत्तमुखी हो रहा है,
कब अवृतमुखी हो रहा है, उसके आधार पर हम स्वरों के प्रकार को बताएंगे। फिर इनके भी पहले, सबसे पहले हम समय, काल समय के अनुसार, काल के आधार पर भी हम वर्णों को बताएंगे कि स्वरों को बताएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उच्चारण काल। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण काल, यानी कि किसी भी स्वर वर्ण को बोलते समय कितना समय लग रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग हम स्वर वर्णों को अलग अलग स्थान पर रखे हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर किनको कहते हैं। तो लिखा है जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात कहा जाए कि इनको उच्चारण करने में जितना कम समय लगे, उन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है अ, छोटी, छोटा ऊ, और एक अपना री भी होता है। यहाँ पे हम री भी कह सकते हैं कि इसी में ह्रस्व स्वर भी होता है, और इसी को हम मूल स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर। इन्हीं ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, और मूल स्वरों से ही मिलकर के आगे के सभी स्वर बने हुए हैं। देखिए अब क्या है कि मूल स्वर के बाद दूसरा जो हमारा स्वर है दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, और ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। दीर्घ स्वर कह रहा है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक, अर्थात कहा जाए तो ह्रस्व स्वर का 2 गुना, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में। जैसे कि यहां देखिए हम बोल रहे हैं अ, लेकिन यहां पे आ, यहां पे ई, यहां पे ई, यहां पे उ, और यहां पे ऊ, ऐसे ही ए, ऐ, ओ, औ। तो इससे ज्यादा 2 गुना समय लग रहा है, इसलिए इन वर्णों को, इन स्वर वर्णों को हम दीर्घ स्वर के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। दूसरा है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कह रहा है कि जिनके उच्चारण काल में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, अर्थात इसको कह सकते हैं कि यहां पे ह्रस्व, ह्रस्व स्वर का 3 गुना। यहां पे आप अगर ह्रस्व स्वर से तुलना करते हैं तो प्लुत स्वर को उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। ऐसे को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे हम बोले राम, फिर एक वर्ड यहां लिख रहे हैं ओम। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी हम शब्द बोल रहे हैं, ये सब के सब प्लुत स्वर में आते हैं, और इसमें एक लंबा समय खींचता है। ऐसे को 3 गुना, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लेता है, तो उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा उच्चारण काल के आधार पे, यानी कि हमारे उच्चारित करने में जितना समय लगता है, उस समय के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे हम्म हम्म वो तो रहा समय के आधार पर, यानी हमारे उच्चारण काल के आधार पर
स्वर 3 प्रकार के थे। अब हम देखेंगे कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी कि हम जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो हमने देखा काल के आधार पर, दूसरा जीभ के भागों के आधार पर, यानी कि जीभ के हमारे कितने भाग। तो देखिए यहां अगर देखा जाए या देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे जीभ का क्या है, यहाँ पे ये इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाए, इसको बोलते हैं हम अग्रभाग। क्या बोलते हैं, अग्रभाग भाग। दूसरा है मध्य भाग, ठीक, और इसको भी बोलते हैं क्या, पश्च भाग। ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्च भाग। तो जिन स्वरों को हम जीभ के अग्रभाग से उच्चारित करते हैं उनको हम बोलते हैं अग्रस्वर। उनका नाम क्या देते हैं, अग्रस्वर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अग्रस्वर। जैसे यहां देखिए ई, फिर देखिए बड़ी, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, फिर ऐ। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा आगे की ओर रहती है, जैसे ई, देखो जीभ मेरा आगे निकला हुआ है, ए, ऐ, तो ऐसे स्वरों को हम अग्रस्वर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अग्रस्वर नाम देते हैं। अगला है मध्य भाग, यानी कि जीभ के मध्य भाग से जिस स्वर वर्ण का उच्चारण हम करते हैं ऐसे स्वर को हम मध्य स्वर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मध्य स्वर। देखिए यहां लिखा भी है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मध्य भाग में रहती है ऐसे स्वर को हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जैसे देखिए अ, तो हमारे मुख के मध्य भाग में हमारी जिह्वा आ जा रही है, ऐसे स्वर को हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहाँ पे इसको केवल अ, ठीक है। अगला है हमारा पश्च स्वर। अभी अभी बताए हम कि जीभ के 3 भाग में बांट लीजिए, और जीभ का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग से जिन स्वर वर्णों का उच्चारण हम करते हैं उन स्वर वर्णों को हम अग्र स्वर कहेंगे। जीभ के जो मध्य भाग से जिस स्वर वर्ण का उच्चारण होगा उसको हम मध्य स्वर कहेंगे। और जीभ का ये जो पश्च भाग है, इस पश्च भाग से जिन स्वर वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनको हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, जब हम कहेंगे ऊ, ओ, आ, तो उस समय हमारी जीभ अंदर पश्च की भाग में चली जाएगी, ऐसे को हम बोलते हैं पश्च स्वर। जैसे छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर अपना हो जाएगा ओ, फिर ओ, फिर एक आता है आपका अ। ऐसे इन सभी वर्णों को हम पश्च स्वर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, पश्च स्वर। तो देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का प्रकार, अर्थात ह्रस्वर्ग, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा हम पढ़े हैं चिन्ह जिह्वा के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कि अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीभ के उठने के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि पहले हम उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के भागों के आधार पर, यानी किस भाग से, जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं,
उसके आधार पर अगला हम पढ़ने जा रहे हैं जीभ के उठने के आधार पर, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है ना। तो उसके आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि स्वर के कितने भाग होते हैं। तो देखिए जीभ के उठने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत। पहला क्या है हमारा? पहला है विवृत स्वर। पहला क्या है? विवृत स्वर। यहां लिखा हुआ है विवृत स्वर। देखिए कह रहा है उन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, यानी कि विवृत का मतलब होता है कि मुख का खुला रहना, ठीक है, पूरा खुला रहता है और जीभ नीचे की ओर रहती है, ऐसे को हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम बोले तो यहाँ देखिए बोल रहे हैं आ, तो पूरा मुख खुल रहा है और एक गोलाकार में आ, तो इस वर्ण को हम विवृत स्वर नाम देते हैं। फिर आगे है अर्धविवृत, यानी कि ये पूर्ण रूप से विवृत और अर्ध विवृत के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं उन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा, इसमें पूरा, यहां देखिए पूरा, और यहां क्या कह रहा है आधा खुला रहता है। जिन, अर्थात आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों को उच्चारित करने में पूर्ण यानी पूरा मुख खुला रहता है उसको हम बोलेंगे विवृत स्वर, और जिन स्वरों को उच्चारित करने में हमारे मुख आधा खुलते हैं, यानी हमारा मुख आधा खुलेगा, तो ऐसे स्वरों को हम अर्धविवृत नाम देते हैं। जैसे यहां देखिए अ, देखिए थोड़ा सा हमारा मुंह खुला है अ, फिर ऐ, ओ, औ, इन स्वरों को उच्चारित करने में हमारे मुख आधा ही खुल रहा है, ऐसे को अर्धविवृत। अब हम अगला पढ़ेंगे तीसरा भाग अर्ध संवृत, या अर्ध संवृत से पहले आप संवृत पढ़िए कि संवृत क्या होता है। तो कह रहा है इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लगभग बंद, यानी कि जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में लगभग हमारे मुख बंद जैसे दिखते हैं, उन वर्णों को हम क्या नाम बोलते हैं कि संवृत बोलते हैं। और जीभ सबसे ऊंचाई पर होती है, अर्थात जीभ ऊपर की ओर उठी होती है और मुख बंद सा रहता है, ऐसे को हम संवृत स्वर बोलते हैं। आइए देखते हैं। या देखिए जैसे देखिए हमारे मुख के तरफ देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दिखा है रुक जाइए यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसे लिखा है ना, तो इनको उच्चारण करने में हमारे मुख बंद से लगभग बंद जैसे होते हैं और जीभ ऊपर उठी होती है, जैसे ई ई ओ ऊ, ठीक है। ऐसे स्वर वर्णों को हम संवृत कहते हैं। और संवृत के बाद देखिए अर्ध संवृत, कह रहा है इन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद। देखिए यहां क्या दिख रहा है लगभग बंद, संवृत में लगभग बंद से, लेकिन यहाँ पे आधा बंद रहता है, यानी अर्ध विवृत से थोड़ा कम खुलता है। ऐसे स्वरों को हम अर्ध संवृत कहते हैं। उदाहरण में
जैसे यहां लिखा है ए ओ, तो आधा मुख खुला है और यहां लगभग बंद सा दिख रहा है, तो ऐसे को समृद्ध, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं अर्ध समृद्ध नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हम इनको पढ़ लिए और यहीं पे हमारे क्लास को विराम दिया जाता है। और आज के दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, और वर्णों में जैसे कि एक स्वर वर्ण है, स्वर्ण वर्ण को हम अंग के आधार पर, जैसे जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के भागों के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर, फिर अपना एक है उच्चारित करने में जो समय लग रहा है, समय के आधार पर हम कितने तरह से बांट सकते हैं, उनको पढ़े। बाकी शेष इनके भाग अगले क्लास में लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।